प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप। काफी लंबा समय हो गया आपसे बात नहीं हो पाई। ये हमारे लिए बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है और शायद ये इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जो है प्राकृतिक प्रतिकूलता जिम्मेदार है, जो नहीं चाहती है कि हम और आप एक सामने आए। और न जाने कब तक ऐसा करेगी, किस तरह का खेल हम लोगों के साथ आपस के बीच के हो रहा है कि हम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए। लेकिन बड़ी कोशिश और बड़ी उम्मीद के साथ आज मैंने सोचा था कि आज हम आपके सामने जरूर आएंगे, अपनी बात जरूर रखा जाएगा। और क्योंकि इसी से हमारा समाज चलता है, और शायद जो है किसी ने कहा था कि समाज जो है जीवन की गति को देता है। अगर समाज नहीं रहेगा तो शायद जीवन की गति नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये मानवीय संवेदना को भी चैलेंज होगा। अगर समाज नहीं है तो फिर आदमी की कोई कीमत नहीं, आदमी की कीमत नहीं है तो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं। इधर जो भौगोलिक पृष्ठभूमि में जो हुआ है उसके लिए कुछ लोग शहादत में गए हैं, कुछ लोगों ने देश की गरिमा के लिए अपने आन मान सम्मान को न्यौछावर किया है। उनको तो एक सैल्यूट बनता है। और मैं खुद सैल्यूट करते हुए आपसे भी जो है हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कम से कम उनको सैल्यूट करें, जिनके वजह से हमारा देश और हम सुरक्षित है। और इधर मानवीय संवेदनाओं को चैलेंज करती हुई तमाम ऐसी प्रकृति की प्रतिकूलता जिसका सामना करने में हम थोड़े समय के लिए विचलित भी हुए हैं, लेकिन उसको अब ये निर्णय हुआ है कि चलो इसको भी रखते हैं एक मित्रों की श्रेणी में और इसी के साथ चल पड़ते हैं अपने कर्मभूमि पर। इसी सामाजिक, भौगोलिक और प्राकृतिक प्रतिकूलता के बीच में एक चीज का सामना हमको करना पड़ा है मित्र, और इसी चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक नई प्रवृत्ति हमने देखा है अपने कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के साथ साथ इधर 2-3 महीनों में हमने अपने आप को जब किसानों के रूप में स्टैंड किया, जब किसानों की भूमिका में अपने आप को रखा, तो बहुत ही परिवर्तन हमने अपने आप में पाया। और वो परिवर्तन क्या रहा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, जो हमारे व्यवस्था और हमारे आइडेंटिफिकेशन की जो पहचान की पृष्ठभूमि रही है, वो गन्ना रहा है। और गन्ना उत्पादक क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, और शायद ये वो समय है जब ये हमारा वो क्षेत्र है जो पूरे भारतवर्ष में अपने आप को परिभाषित करता है। और इसके लिए मैं स्वयं अपने आप को धन्यवाद देता हूं कि हम उस क्षेत्र से हैं। लेकिन तकलीफ भी है, और उसी तकलीफ का विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्योंकि बात बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। इसको सामान्य अंदाज में भी हम ले सकते हैं, और एक तथ्य के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। उस पर आपका एक ध्यानाकर्षण तो हमें चाहिए। दोस्तों, एक डेटा हमें याद आता है कि 1975 के आसपास हम देखें तो 1975 के आसपास पूरी दुनिया में हम चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में और गन्ना उत्पादक की श्रेणी में सबसे अग्रणी भूमिका में थे। और ये वो दौर था जब ब्राजील जैसे देश का नामो निशान नहीं था, और जमैका, क्यूबा जैसे लोग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। ये वो दौर था जब हमारी पहचान दुनिया में सबसे पहले पायदान पर थी। लेकिन आज हमारा पैर, हमारा कदम खिसका है, और उसी अस्तित्व को तो मैं ढूंढ रहा हूं। वो गया कहां? ये तब की बात है जब हम गन्ने से सिर्फ और सिर्फ जो है चीनी का उत्पादन करते थे। लेकिन आज अगर हमारी नजर से अगर आप हमसे पूछते हैं तो गन्ने को मैं कल्प वृक्ष की तरह से मैं देखता हूं। ये बहुधंधी पौधा है। इससे आज हम एथेनॉल बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, सनमाइका बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस हालात में आज हम खड़े हैं जब हम त्राहिमाम भी कर रहे हैं। और इतने सह उत्पाद के बाद भी ये चीनी मिलें हैं, चीनी उद्योग हैं, आखिर ये संकट में क्यों आ गए? विश्वास करिए,
बार बार किसानों ने मांग की है कि हमारे चीनी मूल्य उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि हमारे गन्ने का रेट बढ़े, हमको भी तमाम तरह की सुविधाएं प्रोत्साहन दी जाए ताकि हमारा गन्ने में मन लगे, हम अत्यधिक उत्पादन कर सकें ताकि हमारे घर की जो है माली हालत है, हमारे देश की माली हालत है, वो और बेहतर हो पाए। लेकिन इस पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस पर तमाम हमने देखा पीछे आंदोलन भी हुए, धरने भी हुए, किसानों ने तमाम तरह के जो है अमर्यादित ढंग से अपने आप को जो है आंदोलित करने की भी चेष्टा की, लेकिन गन्ने का रेट जस का तस 2005 के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वृद्धि इसमें दिखी। और चीनी उद्योग भी क्या सपोर्ट हमको करे, वो तो लगातार शेयरिंग बेस्ड है, रिकरिंग शेयरिंग बेस्ड जो है अपना मूल्य निर्धारण की बात करता है। स्थिर मूल्य की बात तो वो करता ही नहीं है, कभी नहीं करता है कि एक उचित मूल्य जो है दिए जाए। रिकरिंग बेस्ड यानी कि जब हमारे पास चीनी का रेट बढ़ेगा तो हम गन्ने की रेट की बात करेंगे और शायद यही सरकार हमको सुना पाएगी। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा है? वाह भाई, मजा हमारे चीनी उद्योग और खामियाजा भुगते किसान। और इस पर भी एक बड़ी चैलेंज की बात है और बड़ी सोचनीय विषय है कि जो इंडियन मिल कारपोरेशन है, एसोसिएशन है, इस्मा है, इसकी बार बार प्रतिवर्ष मीटिंग होती है। जब भी भाव निर्धारण की बात होती है तो प्रतिवर्ष मीटिंग होती है और इस्मा के लोग इस बात को बखूबी और पूरे पावरफुल तरीके से बोलते हैं कि नहीं साहब, हम चीनी उद्योग जो है वो घाटे का सौदा नहीं करेगा। तो क्या आप ही इंटेलिजेंट है? आप ही सबसे बड़े जो है मुद्दे की बात कर सकते हैं? तो इसमें कुछ अवेयर किसान हमारे पास, हमारे समुदाय के जो किसान हैं, जो काफी बखूबी समझते हैं इस व्यवस्था को, वो भी बोल देते हैं कि नहीं साहब, हम भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो डीजल, पानी, बिजली, इसकी लागत जो है काउंटिंग करिए ना, कितना आता है, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि चीनी मिल और चीनी उद्योग तो बार बार ये कह के निकल जाता है कि साहब हमारा तो घाटा हुआ, और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार बखूबी सर नीचे करके उसकी बात को तो सुन लेती है, लेकिन किसानों की मनोदशा जस की तस जहां थी वहीं आज भी खड़ी है और उस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं हुआ। और इसके लिए साहब आप कहेंगे कि हम कुछ हवा में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए बकायदा एक आदेश भी बना है, इसके लिए भी बकायदा एक नियंत्रण भी बना है। और मेरे ख्याल से जो शुगर केन कंट्रोल का एक्ट है 1966 आर्टिकल 3A के तहत, उसमें बकायदा लिखा गया है कि आप बकायदा गन्ने मूल्य का निर्धारण जो होता है वो तो होता ही होता है, और आप प्रतिवर्ष जो गन्ना खरीदेंगे बाहर से, जो गन्ना आप लेंगे बाहर से, उसका 15 दिन के भीतर आपको ब्याज सहित उस पैसे को देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो ये ठीक नहीं है। और इस पर तमाम तरह के आदेश भी कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से भी मिले हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरह के जो है आदेशों का किसी तरह का कोई अनुपालन नहीं हुआ और किसानों को बखूबी ऐसे छोड़ दिया गया। और इसमें जो है एक चीज, एक तथ्य और सामने हम लोगों के आता है, उसमें यह है कि जो भाड़ा काटने की व्यवस्था है गवर्नमेंट की, जो भाड़ा हमसे काटती है, उसके लिए बकायदा गवर्नमेंट ने 22 मार्च समथिंग 2004 को एक आदेश भी जारी किया था। उस आदेश में क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ भाड़ा उसी शर्त पे लेंगे जब किसानों का जो भुगतान है उसको 15 दिन के भीतर करें। अगर 15 दिन के भीतर आप जो है किसानों का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 15% ब्याज के साथ उस पैसे को वापस देना पड़ेगा, और तभी जाके जो है फ्रेट, जो ट्रांसपोर्ट रिबेट है, उसके आप हकदार होंगे। अदरवाइज आप कतई नहीं हो। और इसके लिए बकायदा सरकार ने जो है, भारत सरकार की केंद्र की एक आर्टिकल 3 में
उसमें भी बकायदा जो है खंड 3 में जो है इसको वर्णित किया गया है और उसके लिए एक अधिनियम की व्यवस्था की गई है और उस अधिनियम का अनुपालन चीनी उद्योग नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी नहीं करता है चीनी मिल मालिक। आखिर चीनी मिल मालिक इतना निरंकुश कैसे हुआ और क्यों हो गया कि जो कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करे, भारत और केंद्र और राज्य सरकारों की भी बात की अवहेलना करे? आखिर इतना स्वतंत्रता उसके अंदर आई कहां से? उसके ऊपर अंकुश आखिर कौन लगाएगा? उसके ऊपर अंकुश की क्या व्यवस्था है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम फ्रेड देते हैं और 22 मार्च 2004 को सबसे पहले जो है भारत सरकार का जो कंट्रोल बोर्ड है, गन्ना नियंत्रण का जो कंट्रोल बोर्ड है, उसमें सबसे पहले 5 रुपए 83 पैसे का ये इन लोगों ने फ्रेट निर्धारित किया था। वो प्रति वर्ष बढ़ के कभी 7 रुपए 75 पैसे और आज तो मेरे ख्याल से काफी हो गया। मुझे ख्याल नहीं है कितना है, लेकिन काफी हो गया। तो हम तो देते हैं, हम तो फ्रेट देते हैं, ट्रांसपोर्ट रिबेट देते हैं, लेकिन क्या जो उस एक्ट में निर्धारित है, उस एक्ट में जो वर्णित है, उस पर क्या चीनी मिल और चीनी उद्योग बखूबी उस चीज का निर्वहन करते हैं? और सबसे मजेदार तो विषय यह है कि गन्ना समितियों की जो रजिस्ट्रार है वही तो गन्ना आयुक्त है और इस पर भी सबसे पहला एक्शन उनको लेना चाहिए था। जो शायद एक्शन तो दूर की बात है, वो सरकारी जो प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं शायद इसको भी डिनाई कर देते हैं। और जो ब्याज वाली बात अभी हमने कहा था कि 15 दिन के भीतर अगर आप ट्रांसपोर्ट रिबेट आप हमसे लेते हैं तो 15 दिन के भीतर आपको जो है उस चीज को बकायदा ब्याज के साथ देना पड़ेगा। और समितियां तो भेजती हैं, ब्याज के साथ समितियां तो भेजती हैं, चीनी उद्योग के माध्यम से समितियां तो भेजती हैं, लेकिन जो ऊपर शासन और प्रशासन के लोग बैठे होते हैं वो उस चीज को बखूबी डिनाई कर देते हैं। उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं, कोई रुचि नहीं। तो साहब ये बताइए, अगर वास्तव में दुगुनी तो दूर की बात है, चौगुनी दूर की बात है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। एक आज किसान है जो शायद 1 क्विंटल गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसका लक्ष्य यही रहता है, चाहे कोई बताए या ना बताए, उसका लक्ष्य यही रहता है कि हम इतनी मेहनत करें ताकि दूसरे साल हम कम से कम 2 क्विंटल का उत्पादन कर पाए। तो एक तो प्राकृतिक लक्ष्य है, उसके मन से जनरेट होता है। शायद हम कहेंगे या ना कहेंगे, वो तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। और इसको रिकवरी बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी बहुत ज्यादा जो है मोटो और मोटिवेशन की जरूरत है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट हैं, सोलोमन साहब, उन्होंने कहा था कि रिकवरी तो जनरली बढ़ाई जा सकती है। भाई रिकवरी तो जनरली बढ़ाई जा सकती है, थोड़ी सी सिंसियरिटी की जरूरत है। 1 से 1.5% की रिकवरी अचानक बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? इसके लिए चीनी मिलों का राइट टाइम चलना जरूरी है। टिकट का आवंटन बहुत मुख्य तौर पर जरूरी है। समय से 8 से 10 घंटे के भीतर जो हमारा गन्ना हमारे खेत में कटा है उसको हमारे चीनी मिल तक पहुंच जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये किसान के साथ साथ ये चीनी उद्योग के लिए भी खतरे का विषय है, क्योंकि उनको रिकवरी नहीं मिलेगी और हमारा उत्पादन डेड होगा। और इस बीच में ये तो जो हुआ वो व्यवहारिक हुआ, सैद्धांतिक हुआ, लेकिन व्यवहारिकता में क्या होता है कि कम से कम प्रति क्विंटल हर किसान का गन्ना घटतौली में 4 से 5 किलो तक मारा जाता है। इसकी जवाबदेही साहब किसके पास होगी? अरे यार, कैसी व्यवस्था है? क्या करते हैं आप लोग? कैसे चला लेंगे? हम नहीं समझ पाते हैं। एक किसान का एक छोटा सा ही तो डिमांड है यार। मात्र 3 ही चीजें तो ये किसान मांगता है। क्या है? सही तौल दे दो, सही मोल दे दो और राइट टाइम एक भुगतान दे दो। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन होता क्या है साहब, 4 से 5 किलो प्रति क्विंटल की घटतौली 9 महीने के बाद भी ये इशूज नहीं है, 8 महीने के बाद भी किसी के कान पे ये चीज नहीं रेंगती है
कि किसान का अगर 1.5 लाख रुपए बाकी है तो उसका इंटरेस्ट कौन बियर करेगा। अगर हमने किसी प्राइवेट पर्सन से 1.5-2 लाख रुपए अगर ले लिए तो उसका इंटरेस्ट कौन बियर करेगा। अगर वो साहूकार हमसे पैसा ले सकता है तो हम हमारे 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कौन खा रहा है। कैसे कर लोगे आप? कैसे किसानों का व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आप करेंगे? मुझे नहीं पता है मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे मन की बात है, क्योंकि मैं किसान हूं, आपके सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीनी मिल से ये उम्मीद करिए कि आप चीनी बनाएं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि चीनी मिल को कहिए एथेनॉल बनाएं, अल्कोहल बनाएं, प्लाईवुड बनाएं, बिजली पैदा करें, पानी पैदा करें। शायद हमारे पैसे का एक स्वाभाविक जो टाइम है वो शायद हम उसको कमिटमेंट कर पाएंगे, वरना जो हो रहा है, जो कहना पड़ा है, जिस बात को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, ये हृदय की बात है। बात बहुत ऊपर तक जा सकती है, बात बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी किसानों के नुमाइंदा है, किसानों के हिमायती हैं, समितियों में बैठने वाले लोग हैं, चीनी मिलों में बैठने वाले लोग हैं, किसानों के बीच में आने वाले लोग हैं, कम से कम वो तकलीफ को ध्यान में रखें और एक निश्चित मुद्दे को निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि समय की यही जरूरत है। किसी टाइम पे हमने भारत में सुना था कि देश को 2 ही लोग चलाते हैं, एक जवान और एक किसान। बाकी लोग सारे पेट पालते हैं अपना। मुझे नहीं पता है कि भारत के लिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन किसी ने जो आर्गुमेंट दिया था, किसी ने एक मुहावरा दिया था, किसी ने एक नारा दिया था, उसमें यही हमने सुना है कि जय जवान जय किसान। जवान तो शहादत कर ही रहे हैं आंतरिक तौर पर, किसानों की शहादत तो कम से कम ना करिए, कम से कम किसानों को स्टैंड करिए ताकि जवानों की शहादत को जीवन भर याद रखें। वरना लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। किसानों ने जब किसानी छोड़ी तो न जाने किसका किसका पेट भरेगा, कौन भूखे सोएगा, किसकी हाल कैसी होगी। कम से कम ये नौबत तो हम ना आने दें। और बिल्कुल इसको राजनीति का मुद्दा तो कतई ना बनने दें। सबने अपने हक की मांग की है और यहाँ हक की बात तो है ही नहीं है कि जो हमारा है उसको आप समय पर क्यों नहीं दे रहे हैं। 5 एकड़ गन्ना मैं लगाता हूं, जरा सोचिए 2 लाख रुपए से अधिक हमारे शुगर फैक्ट्री के ऊपर बाकी है। और ऐसे टाइम पे लॉकडाउन की व्यवस्था शुरू हुई है जिस टाइम पे मुझे लग रहा है कि किसानों को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसी टाइम पे खाद चाहिए, उसी टाइम पे पानी चाहिए, उसी टाइम पे जुताई चाहिए, निराई चाहिए, गुड़ाई चाहिए। आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? कौन करेगा? कौन करेगा इसका मैनेजमेंट? और हम गन्ना बेच के आपको दे के बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं? दूसरे साल की हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी? इसका निस्तारण कौन करेगा सर? इसीलिए तो हमने आपको चुना है, इसीलिए तो हमने आपको बिठाया है, ताकि हमारे विषय में भी तो आप सोचें। और जरूरी नहीं कि हम अनुदान की श्रेणी में आते हैं। हम इस देश के मजबूती के लिए काम करते हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। हमें अनुदान तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ हमारा हक चाहिए, और वो हक जो शायद हम अपने देश की भूमिका में एक व्यवस्थित व्यवस्था का संचार करें
और अपने व्यवस्था को मजबूत करते हुए हम अपने देश को मजबूत करें। और हमको अनुदानित किसी तरह की कोई व्यवस्था की कोई आशा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसलिए हमको सुरक्षित रखें। जो हमारे पैसे हैं, जो हमारे उत्पाद हैं, उसका निर्धारण और उसका निस्तारण आप त्वरित करें, हम यही चाहते हैं। मन में ढेर सारी बातें हैं, वक्त मिलेगा फिर आपसे करेंगे। लेकिन जो कृषि व्यवस्था की उदासीनता को हमने देखा है, उसी चीज को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसमें तमाम जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन तमाम जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया नहीं है, इसलिए शायद हमको कहना पड़ा है। और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो कर्मचारी की भूमिका में है, लेकिन किसानों के दर्द को जो है आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मैं लानत करता हूं। शायद उन्हीं की रोटी खाते हैं, उन्हीं से रेवेन्यू आता है और उनका पेट चलता है, और उन्हीं की बात आप तक नहीं पहुंचा पाते। मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर कि नेक्स्ट टाइम में हम भी चाहते हैं एक बेहतर किसान अपने आप को बनाएं, एक बेहतर व्यवस्थापक अपने आप को बनाएं। और जब हम मजबूत होंगे तो हमारा देश निसंकोच मजबूत होगा। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।